नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ प्लस लाइव। लगभग 4 दशक तक दलित वोटरों पर एकाधिकार जताने वाली बहुजन समाज पार्टी से उसके कोर वोटरों ने दूरी बना ली है। इसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में साफ देखने को मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी बसपा से दूर हुए इस वोटर को अपने पक्ष में बनाए रखने के में कामयाब दिखी और ये आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। इन्हीं तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं शबी हैदर। शबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्लस में। थैंक यू शशांक, थैंक यू। शबी जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बार के जो चुनाव परिणाम आए? भाजपा ने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। वहीं बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा के कोर वोटर उनसे दूर होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह के परिणाम आए हैं उससे ये साफ हुआ कि बसपा के जो वोटर हैं वो उन पर अब विश्वास नहीं जता रहे हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि एक रीजनल पार्टी का अंत हो चुका है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें, काशीराम के मिशन की बात करें, बाबा अम्बेडकर की सोच की बात करें, तो निश्चित तौर के ऊपर जो दलित मूवमेंट की बात करें, तो ऐसा लगता है कि अब जो दलित मूवमेंट है उसका जो लीडर है, वो उसकी जो लीडरशिप है वो मायावती के हाथों से कहीं न कहीं जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मायावती जी जो हैं वो अपने आप को हमेशा उन्होंने एक दलितों की नेता के तौर के ऊपर जो है वो खुद को स्थापित करने की कोशिश की, और कम से कम दलित जितने भी परसेंटेज हों वो उनकी एकमात्र नेता बनकर उभरी। जैसे महाराष्ट्र में रामदास आठवले हैं, जैसे दिल्ली में एक और नेताजी हुआ करते थे। तो जहाँ-जहाँ क्षेत्रवाद है उस हिसाब से हर जगह पे दलितों का जो नेता है, दलितों के जो लीडरशिप है, वो अलग-अलग लोगों के हाथों में है। कम से कम उत्तर प्रदेश में जो दलितों की नेता थी वो मायावती थी, लेकिन इस बार के अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो मायावती जी को जो है वो वोट उतना नहीं मिला जितना उनको उनका परंपरागत वोट था। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसकी बहुत सारी चीजें, उस पे आगे चर्चा की जा सकती है। लेकिन हम इतना आप कह सकते हैं कि दलितों का जो लीडरशिप है वो बहुजन समाज पार्टी से निकल चुकी है, और वो किसके हाथ में जाएगी, क्या शेप लेगी, दलित मूवमेंट का क्या होगा, ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आगे ढूंढा जा सकता है। मगर शबी जी, अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की बात की जाए तो क्या उनकी तरफ इसका फायदा होगा? मायावती का ग्राफ नीचे जाएगा तो क्या रावण का ग्राफ ऊपर जाएगा? देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी का ग्राफ, ये सेंसेक्स नहीं है पॉलिटिक्स या नेतागिरी कि वो कुछ शेयर गिरेंगे तो कुछ शेयर बढ़ेंगे। इसमें देखना ये होगा कि जो दलित है वो अपने आप को किसके साथ जो है वो कंफर्ट फील कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे कौन है, और उसकी जो सोच है वो कितनी ईमानदार है। ये 3 सवाल होंगे। इन 3 सवालों का जवाब जो भी व्यक्ति, जो भी दल, जो भी लीडरशिप जो है देगी, दलित जो है वो उसके साथ जाएगा। और अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मूवमेंट होता है, ये जो कैडर होता है, ये जो मोबिलाइजेशन होता है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये विचारधारा का होता है। और अब उस विचारधारा के लिए कौन आवाज उठाएगा, कौन बात करेगा, क्योंकि मायावती जी ने जो है जो एक सबसे बड़ा घालमेल किया, वो अपने आप को दलितों की नेता कहती थी, लेकिन फिर वो कंसेप्ट लेकर आए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। पहले कभी वो बात करती थी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, और फिर जो है वो ब्राह्मण दलित कॉकटेल बनाने की कोशिश की, बीच में मुसलमानों को फिट करने का जो है वो प्रयास किया। तो ना तो मुसलमान उनके साथ फिट हो पाया, ब्राह्मण जो है वो उनके साथ 2007 से 2012 के साथ ही रहा। उसके बाद फिर वो कभी भी जो है वो बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं रहा। बात अगर चंद्रशेखर रावण की करें तो वो भी एक मिशन लेकर चल रहे हैं, दलितों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें वोट बैंक पॉलिटिक्स की, तो चंद्रशेखर रावण आज कहाँ पे हैं, उनकी क्या हैसियत है, उन्होंने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, चुनाव से पहले वो क्या करते दिखाई दिए, चुनाव के बाद वो क्या करते दिखाई दे रहे हैं। कभी उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है वो अपनी गणित जो है बिठाने की कोशिश की, फिर उसके बाद वो अखिलेश यादव के साथ मिले, फिर जब सीटों की बातचीत नहीं हुई तो एक पॉलिटिकल, देखिए, चंद्रशेखर रावण मेरे बहुत प्रिय नेताओं में से हैं, मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनको पसंद करता हूँ। लेकिन मेरी नजर में अगर देखा जाए तो ये मेरी एक व्यक्तिगत बात हो सकती है, व्यक्तिगत सोच हो सकती है, ये सामूहिक सोच नहीं हो सकती। अगर सामूहिक सोच की बात करें और लोगों से हम बातचीत करें, दलितों से बात करें, ब्राह्मण से बात करें, और दूसरी जातियों से बात करें, तो ऐसा लगता है कि जो चंद्रशेखर रावण है ये एक पॉलिटिकल लाइजनर के तौर पर हैं, और जहां पर इनको एक थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी शक्ति मिलती हुई दिखाई देगी, ये वहां पर जाकर खड़े हो जाएंगे। अभी भी यक्ष प्रश्न वही है
शशांक के मायावती के बाद दलित मूवमेंट का क्या होगा, कौन इसको लेकर आगे चलेगा, क्या कोई नया नेता जो है वो पैदा होगा? क्योंकि जिस तरीके से लीडरशिप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से एक खाके से दूसरे खाके में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो पॉलिटिक्स या लोग या जन समूह कोई भेड़ बकरी नहीं है, इनको आप एक जगह से उठाकर किसी दूसरे बाड़े में बंद कर दीजिए। अब जो सोच का दायरा है वो खुला हुआ है, सोच का दायरा व्यापक है। सोशल मीडिया के जरिए जो है लोग घर में बैठे बैठे जो है वो किसी की भी सोच को किसी भी तरफ जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं, तर्क कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे मौके में जो लोग खुलकर सामने आएंगे, जो दलितों की आवाज बनने की कोशिश करेंगे, दलित भी उसी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इस जनादेश की बात करें और 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के आंकड़ों की बात करें, तो इसमें अगर सबसे बड़ी बातचीत देखिए, जो सबसे जो चीज होती हुई दिखाई दी है, वो चीज ये होती हुई दिखाई दी है कि जो जहां था वो वहीं खड़ा हुआ दिखाई दिया है और जिसको शिफ्ट होना था वो वहां पर शिफ्ट हो चुका है। बात हम यहाँ पर दलितों की कर रहे हैं, मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। और दलित जो है जहां पर जितने परसेंट था उसने उतने परसेंट बहुजन समाज पार्टी को वोट किया है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर कौशाम्बी में 30,000 वोट है तो 25,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं। और अगर लखीमपुर खीरी की किसी विधानसभा पे 50,000 दलित हैं तो वहां पर 40,000 जो है वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को मिले हैं। और अगर 5,000 कहीं पर दलित हैं तो वहां पर 3,000 जो है वो दलित जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं। और अगर किसी बूथ पर 100 दलित हैं तो उसमें 80 जो वोट हैं वो बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं। तो कह सकते हैं कि देखिए जो दलित है वो इंटैक्ट है बहुजन समाज पार्टी के साथ, मायावती के साथ। लेकिन मायावती जो है नेपथ्य में जा चुकी हैं। 2012 के बाद वो कोई भी चुनाव जीती नहीं है। अपनी शर्तों पर जो है वो उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है, अपनी शर्तों पर उन्होंने राजनीति की है। उन्होंने थोड़ा सा भी जो है वो शिफ्ट नहीं हुई, थोड़ा सा भी उन्होंने जो ट्रेंड है उसको, पॉलिटिकल जो ट्रेंड है उसको अपनाने की कोशिश नहीं की, जिसका जीता जागता उदाहरण 2022 का चुनाव है। 2022 के चुनाव को भी मायावती जी ने अपने तरीके से लड़ा। 14 फरवरी को पहली चरण का वोट डाला जाना था, तो 2 फरवरी को मायावती जी ने पहली रैली आगरा में की। रैली का जो किरदार था वो भी वही था, मंडल वाइज रैली की, सोशल मीडिया पे इनएक्टिव रही। और सारा सब कुछ जो है वो दिल्ली से जो है वो उनका जो चीजें थी वो चली। उन्होंने जो ब्राह्मण दलित मुस्लिम का कॉकटेल बनाने की कोशिश की वो नहीं बना, और जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं। अब देखना यही होगा कि कौन लोग सामने आएंगे, क्या बामसेव फिर से जिंदा होगा या कोई नई लीडरशिप डेवलप होगी, या जिस तरीके से एक मेशराम जी हैं, मुनेश मेशराम, इस तरीके से उनका करके नाम है, उन्होंने बहुत बड़ी रैली भी की थी चुनाव से पहले और रमाबाई अंबेडकर स्थल को उन्होंने भरा भी था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि रैली, रोड शो या इस तरीके के जो भीड़ एकत्रित करने वाले जो चीजें हैं उनसे आप एक शक्ति मैं फिर भी पहले भी यही कहता था, आज भी यही कहूंगा कि देखिए इन सारे प्लेटफॉर्म से, इन सारी चीजों से शशांक टेम्पो तो हाई होता है, लेकिन इनसे वोट कन्वर्ट नहीं होता। हर चीज की अपनी एक्सरसाइज है, वोट कन्वर्ट करने की अलग एक्सरसाइज है, टेम्पो बनाने की अलग एक्सरसाइज है, स्विंग वोट हासिल करने की अलग एक्सरसाइज है, और बैलेट का जो वोट, सरकारी कर्मचारियों का जो वोट होता है उसको लेने की अलग एक्सरसाइज है। अगर आप 4 खानों में काम करेंगे तब आप कुछ बूथ पर करते हुए दिखाई देंगे, वरना आपका स्वाहा होना निश्चित है। जी जी शबी जी, जिस तरह से आपने बताया कि समय के साथ बदलाव नहीं कर पाई मायावती, जिस कारण जो रिजल्ट रहे वो साफ नजर आए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।